99% जो अपराधी हैं देश के, वो संरक्षण प्राप्त कर लिया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का, और उसके कई उदाहरण आपके सामने हैं जो खुलेआम दिख रहे हैं। तो ऐसे में हम इंसाफ की, सच्चाई की और इंसाफ की उम्मीद अगर किसी से करते हैं तो ये बेईमानी है। मुझे नहीं लगता छात्रों को न्याय मिलेगा या मिल पाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो नीट का जो पेपर लीक वाला मामला है वो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर इंसाफ कर पाएगा? कहा यह जा रहा है कि एनटीए को खत्म कर दो और जो अगली परीक्षा नीट की होनी चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो हमारे शिक्षा मंत्री, महान शिक्षा मंत्री हैं, वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उनका मुंह जो है पूरी तरीके से सिल गया है। मीडिया उनसे पूछता है तो वो चुपचाप चले जाते हैं। तीसरी तरफ क्या हो रहा है, जो पकड़े जा रहे हैं लोग इस पूरे मामले में, सीबीआई क्योंकि जांच कर रही है और जो है राजस्थान पुलिस ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है इस पूरे मामले पर, तो फिर जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनका बीजेपी कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। दोस्तों सोचिए, जिसकी सरकार, उसी के लोग पकड़े जा रहे हैं धांधली के मामले में। अब लाखों बच्चों का भविष्य अगर अधर में है तो उसका जिम्मेदार सीधे सीधे क्या बीजेपी को नहीं कहा जाना चाहिए अगर उनके लोग पकड़े जा रहे हैं? तो बात करेंगे। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, एक परीक्षा नहीं हो पा रही है इस देश के अंदर, वो भी पेपर लीक हुआ जा रहा है। हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और सवालों के घेरे में भाजपा नेता भी हैं जो इस पेपर लीक से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है दिनेश बिवाल। अब बताया जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, इन्होंने ही पहली बार पेपर खरीदा और इनके परिवार की एक हिस्ट्री है कि 2025 में भी 4 बच्चे इनके घर से नीट में जो है पास हुए और मेडिकल कॉलेज में जो है एडमिशन मिला उनको। तो फिर भारतीय जनता पार्टी का भी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है और धर्मेंद्र प्रधान जी की खामोशी वो क्या कह रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंच चुका है और एनटीए को खत्म करने की जो है मांग कर दी गई है वहां पर। नहीं हिमांशु जी, पहले तो आप यही देखिए ना कि एनटीए को खत्म करने की मांग हो रही है। एनटीए बनाया क्यों गया था? एनटीए बनाया किसने था? एनटीए बनाने का मकसद क्या था? एनटीए का काम क्या है? अगर आप 2014 से आज तक का मामला देखें, जब से मोदी सरकार आई है और ये एनटीए बनी है, इस एनटीए का बड़ा अच्छा समझाया गया लोगों को पहले कि भाई आप अलग अलग जो है उसमें एग्जाम देने जाते हैं। एक पूरा एक देश एक आदमी की बात करते हैं ना, ये तो हर चीज में एक देश एक संदेश लाते हैं। तो उसी के तहत ये हुआ कि एक एग्जाम आप देंगे और उसी के हिसाब से आपके एडमिशन होंगे। देखने में बहुत अच्छा लगता है, लोगों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब इसकी हकीकत और सच्चाई देखते हैं, इसको विस्तृत रूप से इसके अंदर घुसकर देखते हैं, तो एनटीए ने एग्जाम ले लिया और जब तक एनटीए का रिजल्ट आता है तब तक जो प्राइवेट विश्वविद्यालय है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो लोगों के घरों तक पहुंच जाती है क्योंकि पूरा डाटा उनके पास आ चुका होता है। और वो ये देख लेती हैं कि कितना संपन्न व्यक्ति है, कितने संपन्न बच्चा है, और उनसे अप्रोच किया जाता है और उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उसमें से निजी विश्वविद्यालय बड़े लेवल पे कामयाब हो जाते हैं उन बच्चों को अपने यहाँ खींचने में। ये लूट चल रही है पिछले कई सालों से भारत में, और उसका नतीजा आपने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के तौर पे देखा है कि क्या वो सिखाते हैं, क्या वो करते हैं। यूनिवर्सिटी के कैंपस में विशाल प्रतिमा भगवान राम की लगी हुई है, वहां पे राम वंदन भी करना सिखाते हैं। वहां पे एक खिलौना बाहर से खरीद के चाइनीज उसको उसमें नचाते भी हैं, जब दुनिया हमें देखने आती है कि एआई टेक्नोलॉजी में भारत कहाँ पहुंच गया है। दूसरा, जब प्रधानमंत्री जी कहीं उद्घाटन करने जाते हैं तो वहां से यूनिवर्सिटी से बसें भर के जाती हैं, जो छात्र नहीं जाते हैं उनकी अटेंडेंस काट दी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद इन यूनिवर्सिटी को है, सत्ता का आशीर्वाद इन यूनिवर्सिटी को है, तो रिजल्ट तो यही आएंगे। उसके बाद ये योजना इसलिए थी कि सरकारी जितनी बड़ी बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे देश की तमाम फेमस सरकारी यूनिवर्सिटी हो, उसमें धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट कम होने लगा। धीरे धीरे लोग, सीटें खाली रह गई भाई वहां पे। और कई लोगों ने जब ये किया कि अगर किसी का दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी सरकारी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया और वो इनके पास फीस मांगने जाता है वापस, ये फीस भी नहीं देते, उसको धमकाते हैं। ये हाल देश में चल रहा है। अब दूसरी बात पे आप कहते हैं जितनी ये परीक्षाएं रद्द हुई हैं, अब इसमें मेरे पास जो मोटा मोटा आंकड़ा है,
अभी तक 93 के लगभग परीक्षाओं के पर्चे लीक हो चुके हैं पिछले कुछ सालों में, अगर हम देखें। और जो है, जो नीट का ही एग्जाम्पल हम दें तो ये 2017, 2024, 19 और अब 26 में पर्चे लीक हुए हैं। लगातार सीबीआई को जांच सौंपी जाती है। तो सीबीआई से कोई पूछेगा, भाई सीबीआई, जो आपको 17 में जांच दी थी उसका क्या हुआ? जो आपको 19 में जांच दी थी उसका क्या रिजल्ट आया? जो अभी 24 में जांच दी थी सीबीआई को उसका क्या हुआ? अगर आप, सीधा फॉर्मूला है, अगर आप 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं करते हैं तो दोषी को ऑटोमेटिक बेल मिल जाएगी। और सीबीआई ने चार्जशीट ही दायर नहीं की तो जो क्रांतिकारी व्यक्ति थे उनको बेल मिल गई और सब भूल भाल गए, और ये आपके सामने रिजल्ट और नतीजा आ गया 2026 में। और अभी फिर जांच जो है सीबीआई को सौंप दी गई है। तो क्या करें? सीबीआई कुछ देगी रिपोर्ट जांच करके आपको? जब इतने सालों की रिपोर्ट अभी तक कुछ नहीं आई तो अब कोई रिपोर्ट आएगी, इसकी उम्मीद हम क्या कर सकते हैं? हमारे शिक्षा मंत्री जी क्या कर रहे हैं? हमारे देश के जो इतने विद्वान शिक्षा मंत्री हैं, जो उनका कोई मुकाबला नहीं है शिक्षा में, जो पूरी दुनिया की शिक्षा की टेक्नोलॉजी वो लाए हैं खींच के। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कितने चिंतित हैं शिक्षा को लेके, वो क्या दिखता नहीं है आप लोग? उनको देखिए भाई। अगर मीडिया सवाल पूछता है इस मसले पे शिक्षा मंत्री से, तो वो धकियाते हुए निकल जाते हैं मीडिया को। छोड़िए, हटिए। अभी कुछ दिन बाद आएंगे, बड़ी लच्छेदार भाषा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, किसी गोदी मीडिया को बिठा के या एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देंगे और बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ये आ जाएगा कुछ दिनों में आपके सामने। तो देश किधर जा रहा है आप सोचिए कि इसमें कितने करोड़ युवा प्रभावित हुए होंगे अभी पिछले सालों से लेकर अभी तक। कितने छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ होगा, इसकी चिंता कौन करेगा? और एनटीए के जो चीफ हैं उन्होंने कह दिया कल, नहीं नहीं ये परीक्षा हमें पता चला इसमें कुछ गड़बड़ी है, हमने रद्द कर दी है, परीक्षा दोबारा होगी, हम बच्चों से दोबारा फीस नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे। क्या बहुत बड़ा एहसान करेंगे आप? अच्छा, एक मजेदार बात ये है सर कि कह रहे हैं कि ये पेपर लीक नहीं हुआ है, वो तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो लीक हो गए हैं। अब बताइए, अब इसका क्या जवाब होगा? आपने पूरी परीक्षा रद्द कर दी, तो इतने सारे लाखों बच्चे उसमें बैठे, उनका भविष्य अधर में लटक गया, उसकी कोई जवाबदेही, किसी की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? राजनाथ सिंह का एक वीडियो बहुत पुराना वायरल हो रहा है, जब वो तत्कालीन शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं किसी पेपर लीक के मामले को लेकर। अब तो कोई इस्तीफा किसी का होता नहीं है सर। ये कल्चर तो बीजेपी में बचा ही नहीं है। नहीं, ये कल्चर इस्तीफा मांगने का तो बीजेपी में था। बीजेपी मांगती थी, कांग्रेस का या दूसरी जो सरकारें हैं जहां जहां, ये तो भारतीय जनता पार्टी का निजी अधिकार है इस्तीफा मांगना। इस्तीफा देना उनका ये नहीं है, ये देते नहीं है, वो लेते हैं इस्तीफा लोगों से। वो दूसरे दलों से, वो दूसरे दलों के लोगों से, नेताओं से इस्तीफा लेते हैं, वो देते नहीं है। अब आप समझ नहीं रहे हैं तो गलती आपकी है ना, ये तो गलती देश की है, देश के लोगों की, अगर वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं। मोदी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, यहाँ चलन नहीं है इस्तीफा देने का, यहाँ लेने का है। इक्का दुक्का कोई ले लें, वो कौन से महाराज थे जो अपने एक एमजे अकबर थे, उस तरह के लोगों का भी इस्तीफा ले लिया जाए, वो एक बात अलग है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया था। ऐसा अपराध था उनका कि उनको तो जब तक जिंदा वो है जेल में चक्की पीसते रहने चाहिए। उनका तत्काल इस्तीफा ले लिया गया था, और बाद में क्या सजा हुई उनको, क्या उनके केस में हुआ, वो आज तक किसी को नहीं पता है, लेकिन उनसे हो गया था इस्तीफा। बाकी किसी से आज तक इस्तीफा हुआ नहीं है, क्योंकि अपराध उस श्रेणी में नहीं आता कि आपसे जो है इस्तीफा मांगा जाए। ये छोटे मोटे अपराध हैं, चलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको बड़ा सोचती नहीं है। सीबीआई एक्शन मोड में है, ये बताया जा रहा है। एनटीए के दफ्तर भी पहुंच गई है, 4 लोग जो है वहां पहुंचे और जो है जांच पड़ताल की जा रही। लेकिन सवाल सर ये है कि अब इस देश में लोकतंत्र की परीक्षा हो, यानी कि चुनाव, या फिर बच्चों के भविष्य का सवाल हो, जो एग्जाम्स होते हैं उनके एंट्रेंस के या फिर तमाम और चीजों के, हर मामला सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा क्या? इस देश की तमाम संस्थाएं जो है वो इतनी पंगु हो गई हैं, उनको दीमक लग गया है कि वो अपने स्तर पर कुछ भी कर नहीं सकते हैं। अब जो कुछ भी फैसला करेगा, जिसको भी न्याय की उम्मीद है, वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए, अदालत चला जाए, वहीं से न्याय मिल सकता है, और कहीं से न्याय की उम्मीद किसी को भी नहीं रह गई। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से कहाँ न्याय की उम्मीद है? सुप्रीम कोर्ट में कहाँ न्याय मिल रहा है?
अभी आए थे कई लोग, पश्चिम बंगाल से आए थे, 27 लाख वोटरों का मामला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अरे कोई बात नहीं है कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार डाल लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगा कैसे आप आशा कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कोई बात नहीं, इस बार पर्चा लीक हो गया तो अगले साल दोबारा दे लीजिए, फेल हो गए तो दोबारा फिर परीक्षा दो, अगले साल पास हो जाना। ऐसा भी तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है भाई। सुप्रीम कोर्ट को क्या दिक्कत है यहाँ? देखिए देश में जो हालात चल रहे हैं, कोई किसी का खौफ नहीं है, कोई किसी को शर्म नहीं है, कोई किसी की नैतिकता नहीं है, बेशर्मी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि भाई इस बार नहीं आप वोट डाल पा रहे, कोई बात नहीं अगली बार डाल लीजिए, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं तो बहुत गंभीर विषय मानता हूं इसको। जहां सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एक व्यक्ति को जो है निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे 100 अपराधी छुट जाएं, और यहां वो इस तरह की टिप्पणी करे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो चलन हो गया ना सर। वो एक जज साहब थे जो बता रहे थे कि नाड़ा खोलना और ये करना वो करना रेप नहीं होता है। तो अब ये तो परिपाटी बन गई है ना, अब जजेस भी कुछ भी बोले दे रहे हैं। हालांकि ज्यादा बोलो तो वो कंटेम्प्ट कर देंगे, लेकिन उनके बारे में ज्यादा बोला नहीं जा सकता। लेकिन ये जो टिप्पणियां हैं या ऐसी चीजें हुई हैं, ये कहीं ना कहीं विश्वास तो कम कर ही रही है ना सर। नहीं देखिए, ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, संस्थान की बात है। जिस प्रकार का आप व्यवहार कर रहे हैं, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, कोई भी संस्था हो, क्या सारे व्यक्ति नकारा है उसमें? सारे अफसर नकारा है? ये भी तो हम नहीं कह सकते। सीबीआई में, ईडी में एक से एक काबिल अफसर है। अगर आप उसको छूट दे देंगे, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा 15 दिन में। आप सीबीआई के किसी अफसर को लगाइए और अब मंत्री या प्रधानमंत्री बुला के उसको कहें, जैसे पहले होता था। तमाम मंत्री और प्रधानमंत्री हुए हैं देश में, चाहे वाजपेयी जी हो, चाहे चरण सिंह हो, चाहे आपके लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे जो भी हो। अगर ईमानदारी से किसी मसले के लिए अफसर को खुली छूट दी जाती है और उसको कहा जाता है कि आपको किसी के दबाव में नहीं आना है और आप इस मामले को सुलझाइए और इसका दूध का दूध और पानी का पानी करिए। मैं ऐसे अफसरों को भी जानता हूं जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया है, लेकिन उनको छूट कौन देगा? अपराधी कौन है? अपराधी के तार किससे जुड़े हुए हैं? इसको कैसे भूल सकते हैं आप? जहां अपराधी के तार ही जुड़े हुए हैं, ऊपर संरक्षण ही ऊपर से मिल रहा हो, तो उसको सजा कैसे मिल जाएगी? और वो अदना सा अधिकारी कैसे सजा दे देगा उसको? उस अधिकारी को इतना क्या अधिकार मिलेगा? उस अधिकारी को इतना खुला मैदान मिलेगा कि वो लड़ सके? उसके ऊपर भी तो लोग बैठे हैं ना। तो इसलिए सीबीआई के हाथ बांध के आप कह रहे हैं कि आप जो है बहुत बड़ी क्रांति करिए, युद्ध लड़िए, जब उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं तो आप तो खाली उसका नाम यूज कर रहे हैं और नूरा कुश्ती को उससे करवा रहे हैं। आप कहां दे रहे हैं टाइम आप उसको? आप दीजिए, आप सीबीआई को खुली छूट दीजिए और देखिए कोई भी अदना सा अफसर आपको पानी नाको चने चबा देगा और पानी पिला देगा आपको घाट पे। लेकिन हो कहां रहा है? चाह कहां रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के जिस व्यक्ति का नाम चल रहा है, जिसके साथ उसके फोटो चल रहे हैं, अब इस पर क्या कहा जाए? दूसरी बात यह है, तमाम अपराधी आज भारतीय जनता पार्टी की शरण में पहुंच गए हैं। अब वो कल तक किसकी शरण में थे हमें नहीं पता है, ऐसा नहीं है। वो सत्ता की शरण में जाते हैं, किस हद तक चले जाते हैं, कितने जाते हैं, लेकिन आज तमाम, मुझे लगता है 99% जो अपराधी हैं देश के, वो संरक्षण प्राप्त कर लिया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का, और उसके कई उदाहरण आपके सामने हैं जो खुलेआम दिख रहे हैं। तो ऐसे में हम इंसाफ की, सच्चाई की और इंसाफ की उम्मीद अगर किसी से करते हैं तो ये बेईमानी है। मुझे नहीं लगता छात्रों को न्याय मिलेगा या मिल पाएगा। हाँ, उनको बेवकूफ बना दिया जाएगा, मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, थोड़े दिन मीडिया चर्चा करेगा, धीरे धीरे कोई नया इश्यू आ जाएगा और सब उस पर शिफ्ट कर जाएंगे। कल तक वेस्ट बंगाल के इलेक्शन की बहस चल रही थी, आज एनटीए की बहस चल रही है, अब कुछ और मामला नया आ जाएगा, प्रतीक यादव पर शाम को डिबेट शुरू हो जाएंगी, कल कुछ और नया इलेक्शन का मामला आ जाएगा। आरएसएस वाले महासचिव है ना, दत्तात्रेय होसबोले, वो कह तो रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ में हमको बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए। तो मोदी जी एक तरफ कहते हैं बातचीत नहीं होगी अगर कोई ऐसा घटना होगी आतंकी, और दूसरी तरफ ये रास्ता खोलने की बातें कर रहे हैं। डाइवर्ट करना है। नहीं, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उसका काम दो चीजों के बिना चलेगा नहीं।
उसका पाकिस्तान और मुसलमान के बिना उसका काम चलेगा नहीं, तो वो दोनों को हाईलाइट करेंगे वो। अब लोग थोड़े दिनों से पाकिस्तान का नाम कम ले रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि भाई कहाँ जा रहे हैं छोड़ के इस मुद्दे को, इधर आइए पाकिस्तान के मामले पर। क्योंकि पाकिस्तान का मामला ऐसा है कि आप सबका मुंह बंद कर सकते हैं, जो इस तरह की कोई बात बोलेगा उसको आप देशद्रोही कह सकते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा मुद्दा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का मुद्दा खोलिए और बाकी सब मुद्दे उसके नीचे दब जाएंगे। और आपकी चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे आपके घोटाले घपले हो, चाहे चुनाव आयोग की बात हो, चाहे एसआईआर की बात हो, सब मामले पाकिस्तान के नीचे छुप जाएंगे। तो कब तक आप पाकिस्तान के नीचे छुपाएंगे? क्या पाकिस्तान के हर चीज पाकिस्तान करा रहा? अभी देखा था ना आपने कि कुछ मजदूर सड़क पे आ गए थे नोएडा में और मंत्री जी ने कह दिया था इसमें पाकिस्तान का हाथ है। और चला मामला, मीडिया ने चलाया उनका वक्तव्य, ऐसा तो है नहीं। अब हमें फिर ये सोचने में मजबूर होना पड़ता है कि पाकिस्तान इतना ताकतवर देश है क्यों हमारे यहाँ जहां जो चाहता है कर देता है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। हम कितने बेचारे हैं पाकिस्तान के सामने। एक चीज और कि खुलेआम एक मुख्यमंत्री फिर से जो है एक कम्युनिटी को इशारा कर रहा है कि उसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। हिमंता बिश्वा शर्मा ने ट्वीट किया और कहा कि बैड डेज फॉर यू नो हु, इसको जो है ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है। शुभेंदु अधिकारी के साथ में उन्होंने फोटो हंसते मुस्कुराते हुए गले मिलते हुए डाली है। तो इसका क्या मतलब है? आप किसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और किसके बुरे दिन शुरू होने वाले? बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और यहां पर हिमंता जी कह रहे हैं कि उनके अच्छे दिन नहीं आएंगे। अब पता नहीं किसके अच्छे दिन नहीं आएंगे, वो बता रहे हैं, उसको गैस करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी वो इशारा दे रहे हैं। नहीं, वो बुरे दिन कह रहे हैं कि पवन खेड़ा के बुरे दिन आ गए हैं, वो पवन खेड़ा पे टारगेट करेंगे, उनका यही स्टेटस है, इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकते। उनका अपना इतिहास कैसा है, अगर आप पिछले 20 साल का इतिहास उनका निकाल लेंगे तो आपको ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरा, वो जिस तरफ इशारा करके लोगों को बताना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के बुरे दिन आ गए हैं, तो मैं समझता हूं किसी मुस्लिम के कोई बुरे दिन नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे कोई इस तरह की चीजें हों। कोई भी मुसलमानों के खिलाफ, कोई भी मुसलमानों की उस तरह की बात आज तक मुझे पिछले 10 साल में दिखाई नहीं दी है। मुसलमान ही भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगा, उसको हथियार के तरह इलेक्शन में यूज किया जाएगा, उसको नुकसान बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंचाएगी और ना उसका कहीं विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि यही हमारे लिए बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा वोट लेने का हथियार है, तो इसको जिंदा रखना जरूरी है। जब जब 40 साल की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के नाम पे की है, और जैसे ही आपने भव्य राम मंदिर बनाया, भारतीय जनता पार्टी की विदाई वहां से शुरू हो गई। तो इसलिए मुस्लिम जो मसला है या मंदिर मस्जिद का जो मसला है, हिंदू मुस्लिम का जो मसला है, भारतीय जनता पार्टी उसको जिंदा रखेगी, तभी इनकी दुकान चलेगी, नहीं तो बंद हो जाएगी। तो ऐसा ये कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे इन लोगों को कोई फर्क पड़े, मुसलमानों को कोई नुकसान हो। मुसलमानों को बड़ा संभाल के रखेंगे क्योंकि उनको चुनाव में हथियार की तरह यूज करना है। तो यही परिणति जो देश के दूसरे राज्यों में है वही आसाम में है। आसाम में जीत वही तो दिलाएगा, मुसलमान के खिलाफ एक साथ हिंदू वोट सारा आपको मिलेगा और आप बम बम जीतेंगे। अभी तो यही हाल है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई इस तरह की कोई चीज आने वाले समय में देश में होने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बहरहाल नीट का जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, तो उम्मीद की किरण जो है दिख रही है कुछ लोगों को। अब वो उम्मीद की किरण कितनी कामयाब होती है, सीबीआई भी एक तरफ जांच पड़ताल कर रही है, कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं, और वो जो पकड़े जा रहे हैं उनका बीजेपी कनेक्शन निकल रहा है। तो बीजेपी अपने अंदर किस तरह से सफाई करनी चाहिए उसको या नहीं करनी चाहिए, या भ्रष्टाचारियों को जिस तरह से भर रखा है, और अब भ्रष्टाचारी ही धीरे धीरे करके बीजेपी में बचेंगे ऐसा भी कहा जा रहा है। तो फिर बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व को सोचना होगा कि ये सब चीजें क्या चल रही हैं। और शिक्षा मंत्री तो वो खामोश हो गए, वो चुप हो गए, और चुप हो गए तो उनको चुपचाप एक रेजिग्नेशन भी लिख के दे देना चाहिए कि भाई हमसे नहीं संभल रहा, हमसे नहीं हो पा रहा है, हम जा रहे हैं। वैसे भी बाकी और कुछ तो कर नहीं सकते हैं वो। आपकी क्या राय है, आपकी क्या कमेंट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।